अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय काजी में खुश आमदीद। बहुत सारे यूज़र्स ने कहा था कि सैलरी टैक्सेशन के हवाले से एक वीडियो बनाएं और फिर ये भी बताएं कि टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल होती है सैलरी इंडिविजुअल के लिए। तो इस सिलसिले में मैं दो वीडियोस पेश करूंगा। पहली वीडियो आज लेकर आया हूं जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सैलरी इंडिविजुअल्स के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो स्टे विद मी जी टिल एंड। आई होप कि आपको ये सारी प्रोविजन समझ आएंगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 11 हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करता है, और इसकी जो सब सेक्शन 1 में पहली क्लॉज है वो है सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी पहली क्लॉज है हेड्स ऑफ इनकम में। किसी भी टैक्स के पेयर की टोटल इनकम जो है वो अंडर एनी हेड ऑफ इनकम जो मैंने पीछे डिस्कस किए उसके तहत टैक्स होगी। जो इनकम उसने पूरे साल में कमाई है और उसमें से जो अलाउेबल डिडक्शंस हैं वो रिड्यूस करके और कोई एग्जाम्पशंस हैं तो वो माइनस करके बाकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। किसी भी रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेबल इनकम उसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम होगी और उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी सोर्स या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स कैसे किया जाता है। किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेशन उसके सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके मुताबिक कंप्यूट की जाएगी, और फॉरेन टैक्स ऑफ सोर्स ऑफ टैक्स जो है या इनकम जो है वो टैक्स नहीं होगा सेक्शन 11 के तहत। अब हम डिस्कस करते हैं जी सेक्शन 12 सैलरी। Any salary received by employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary। यानी किसी भी टैक्स ईयर में किसी एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो अंडर द हेड सैलरी टैक्स होगी। और सैलरी का मतलब क्या है कि इस सब सेक्शन 2 इसमें पहले है जी पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेजुएटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स सच एज़ अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस में जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। इसी तरह कोई परक्विजिट्स हैं जो वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, चाहे वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इसमें एनी अलाउंस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, बट it will not include any allowance solely expended in the performance of his duties। यानी किसी भी फॉर्म में कोई बेनिफिट अगर दिया गया है, कोई परक्विजिट, कोई अलाउंस दिया गया है तो वो टैक्स होगा, एक्सेप्ट उसके लिए जो वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल वो ट्रैवलिंग करता है ऑफिस के काम के लिए तो उसकी ट्रैवलिंग रीइंबर्स अगर होती है तो वो टैक्स नहीं होगी। इसी तरह कोई एक्सपेंडिचर जो उसने इनकर किया है, सिर्फ वो एक्सपेंडिचर जो उसने अपनी ड्यूटीज़ के दौरान किए हैं और वो रीइंबर्सेबल हैं, उनके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स भी जो हैं वो टैक्सेबल होंगे। और किसी किस्म का कोई प्रॉफिट्स अगर उसको मिलते हैं सैलरी के अलावा जो किसी एग्रीमेंट के तहत हैं या उसकी टर्मिनेशन के ऊपर उसको मिलते हैं, या गोल्डन हैंड शेक वगैरह की जो स्कीम्स हैं उनके तहत वो भी उसकी सैलरी का हिस्सा होंगे। उसके अलावा कोई अगर प्रोविडेंट फ़ंड या कोई और फंड उसको मिलता है जो कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो है उसकी रीपेमेंट नहीं है, ठीक है, और उससे कोई डिडक्शन जिसके अगेंस्ट नहीं होगी, या कोई कंसिडरेशन जो एम्प्लॉय को मिलती है किसी एग्रीमेंट के तहत टू अ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट, प्रेजेंट और पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको कोई प्रीवियस ईयर की, इस ईयर की या किसी और मद में उसको पेमेंट होती है तो वो भी सैलरी का हिस्सा काउंट होगी। इसी तरह पेंशन और एनुअलिटी जो है वो भी
एम्प्लॉय की इनकम कंसिडर होगी। और सेक्शन 14 जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसके तहत कोई पेमेंट उसको मिलती है वो भी उसकी सैलरी कंसिडर होगी। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर कहता है कि आपकी सैलरी ग्रॉस आपको दे दी जाएगी और उसके ऊपर टैक्सेशन जब वो एम्प्लॉयर पे करेगा, तो उस सूरत में उसकी सैलरी के अंदर टैक्स ऐड करके उसकी ग्रॉस सैलरी निकाली जाएगी। सैलरी रिसीव करने के सिलसिले में अगर उसने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो अलाउ नहीं होगा, उसमें से डिडक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को रिसीव होता है एम्प्लॉयर की तरफ से या कोई एसोसिएट है उसकी तरफ से, एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट है या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से जो कि एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट का पार्ट था, और किसी पास्ट एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई रिसीट आती है तो वो भी सैलरी का हिस्सा होगी। और एम्प्लॉई या उसके एसोसिएट को अगर कोई थर्ड पार्टी देती है एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट के सिलसिले में तो वो भी इसकी सैलरी इनकम टैक्सेबल इनकम जो है ना वो ट्रीट होगी। इसी तरह क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 में क्लॉज ई में जो सब क्लॉज 3 है यानी पेंशन वगैरह और टर्मिनल बेनिफिट्स के हवाले से जो बात हो रही थी, उसमें अगर कोई उसको अमाउंट रिसीव होती है तो जो एम्प्लॉई है वो इलेक्ट कर सकता है कि उसकी जो टैक्स कंप्यूट होगा वो इस फार्मूले के तहत होगा, A/B परसेंटेज। ए क्या है जी, टोटल टैक्स पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉय, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल प्रीवियस 3 इयर्स का उसका जो टोटल टैक्स पे हुआ है, और बी जो है वो एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्सेबल इनकम है 3 सालों का, पिछले 3 सालों का, उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। सब सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी के हेड में कोई एरियर्स मिले हैं, पिछले सालों को कोई पेमेंट्स हुई हैं और उसकी वजह से उसका टैक्स रेट इस साल में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है कि उसको उस रेलेवेंट ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से चार्ज किया जाए, यानी जिस ईयर के एरियर्स मिले हैं उस ईयर का जो टैक्स था उसमें इसको इंक्लूड किया जाए, करंट ईयर की सैलरी में सारा ग्रॉस अपना किया जाए। सेक्शन 13 अगर किसी एम्प्लॉई को उसके एम्प्लॉयर ने हाउस कीपर, ड्राइवर, गार्डनर और इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ दी हुई हैं तो वो भी उसकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, और वो अमाउंट इस तरह कंप्यूट की जाएगी कि जो उसको सैलरी उसके असिस्टेंट या गार्डनर या ड्राइवर को दी जा रही है वो उसकी इनकम में शामिल होगी, और उसमें से अगर एम्प्लॉई ने कोई अमाउंट पे किया तो वो रिड्यूस कर दी जाएगी। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर यूटिलिटीज़ के हेड में अगर कोई यानी बिल अगर वो पे कर रहा है या कोई अलाउंस दे रहा है तो वो भी जितना अलाउंस दे रहा है या जितनी यूटिलिटीज़ पे कर रहा है वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोन किसी साल में दिया है विदाउट एनी मार्कअप और या रिड्यूस रेट ऑफ मार्कअप पे कर दिया है, तो अगर विदाउट एनी मार्कअप दिया है तो जो बेंचमार्क रेट है एफबीआर ने जो दिया हुआ है वो उसके इनकम में ऐड होगा, और अगर रिड्यूस रेट पे दिया हुआ है तो जो डिफरेंस है बेंचमार्क रेट और रिड्यूस रेट जो उसको ऑफ़र हुआ है वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड होगा। और अगर ये लोन जो हम अभी जिक्र कर रहे थे पार्टली या होली अगर ये यूज़ हुआ है एक्विजिशन ऑफ एसेट के ऊपर या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है और उससे कोई एसेट कोई उससे इनकम जनरेट हुई है तो ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉई ने अपना बेंचमार्क रेट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट पे किया है, और जो लोन जितना पार्ट उसका इस काम के लिए प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की कोई ओब्लिगेशन या कोई लायबिलिटी जो है वो वेव ऑफ कर दी है तो वो उसकी इनकम ट्रीट की जाएगी उस साल के लिए। या एम्प्लॉय की कोई ओब्लिगेशन या बैंक लोन फॉर एग्जांपल है, वो एम्प्लॉयर कहता है कि मैं पे करूँगा, तो वो जितना उसने एम्प्लॉयर ने पे किया है किसी थर्ड पार्टी को वो भी एम्प्लॉयर की सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी साल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है या उसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, तो उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड की जाएगी। और अगर कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड की है या हाउसिंग प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने
तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में हमने परक्विजिट्स की बात की थी, और कोई ऐसा परक्विजिट जो वहाँ कवर नहीं हुआ वो अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो वैल्यू डिटरमिन होगी वो उसकी सैलरीड इनकम में ऐड कर दी जाएगी। अब जब बेंचमार्क का हमने जिक्र किया, बेंचमार्क रेट जो है वो 5% पर एनम होगा। ये जो टैक्स ईयर जुलाई 2002 से स्टार्ट होता है उसके लिए है, और उसके बाद हर आने वाले साल के लिए वो 1% ऐड होगा टिल 10%, मैक्सिमम जो है ये 10% है। अब आते हैं जी सेक्शन 14 एम्प्लॉई शेयर स्कीम्स। अगर एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉई को शेयर एक्वायर करने का राइट दिया है, ठीक है, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सैलरी इनकम में ऐड होगी। यानी उस राइट के तहत अगर कोई शेयर्स इशू हुए हैं एम्प्लॉय को, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होगी वो उसकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी। अगर इन शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो जब तक वो रिस्ट्रिक्शन है तब तक कोई भी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं की जाएगी। और जब फ्री राइट टू ट्रांसफ़र होगा तो उस वक्त या जो एम्प्लॉय जो है जब उसको बेचता है, उसमें से जो भी पहले आएगा उस साल में वो जो उसका राइट शेयर हैं वो उसकी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो शेयर्स एम्प्लॉय के नाम ट्रांसफ़र हुए हैं इनकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? हमने कहा था फेयर मार्केट वैल्यू वो है द कंसिडरेशन इफ एनी गिवन बाय द एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स, जितने पैसे उसके लिए शेयर्स के लिए दिए हैं, और राइट को लेने के लिए अगर कोई फ़ीस थी या कोई अमाउंट थी तो वो भी उसमें ऐड बैक कर दी जाएगी। और तीसरा यह है कि दी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी अंडर दोज सबसेक्शंस, तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो जो यानी कि उसने जो पैसे पे किए हैं या कोई फ़ीस पे की है या कोई और अमाउंट पे की है तो वो सारी ऐड होके उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। और अगर किसी साल में एम्प्लॉय ये राइट या शेयर्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ करता है तो उसकी जो गेन होगा उसके ऊपर भी टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी, और वो कैलकुलेट होगा A-B के तहत। यानी ए जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है डिस्पोज करने के ऊपर, और बी जो है वो कॉस्ट ऑफ शेयर जो थी उस वक्त, जो डिफरेंस है वो उसका गेन होगा, वो सैलरी इनकम में ऐड होगा। सब सेक्शन 6 जो है वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम को एक्सप्लेन करती है कि वो है क्या। तो वो ये कहता है कि अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉय, अगर शेयर इशू किए जाते हैं एम्प्लॉय को या अपनी कंपनी में या उसकी कोई एसोसिएटेड कंपनी है उसमें, और द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड अंडर द ट्रस्ट डीड द ट्रस्टी में ट्रांसफ़र द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, तो ट्रस्ट एग्रीमेंट के तहत भी हो सकता है। इट इज़ पर्टिनेंट कि सेक्शन 21 रिडक्शंस नॉट अलाउड में यह है कि कोई सैलरी जो है वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ से अगर ज़्यादा होगी तो वो क्रॉस टैक्स से पे होगी इन ऑर्डर टू बी अ लीगल एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी और द एम्प्लॉयर। सेक्शन 42 में डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट इदारे जो हैं उनकी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसी तरह सेक्शन 43 में फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, प्रोवाइडेड ये कि वो फॉरेन नेशनल हों, पाकिस्तान के सिटीज़न ना हों, और वो उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो अपने फॉरेन कंट्री में प्रोवाइड करते हैं। और वो फॉरेन कंट्री जो है या फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी फॉरेन एम्प्लॉयज़ को भी सिमिलर एग्जाम्पशंस प्रोवाइड कर रहे हों, तो इस सूरत में उनकी सैलरी जो है वो एग्जाम्प्ट होगी। इस तरह सेक्शन 44 है जो एग्जाम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रीटीज़ हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़, उनके तहत बायलैटरल एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं कि हम उनके एम्प्लॉयज़ को करते हैं और वो हमारे एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉन रेजिडेंट अगर है, फॉरेन सिटीजन है, वो कुछ सैलरी लेता है, तो
एड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड फॉरेन गवर्नमेंट है, उसके तहत अगर वो ले रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगी। ये ज़रा पढ़ लीजिएगा कि इसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेक्शन 149 प्रोवाइड करता है कि जी सैलरी के ऊपर टैक्सेशन एम्प्लॉयर जो है वो विदहेल्ड करेगा, ठीक है, और वो विदहेल्ड करेगा जो रेट्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसके मुताबिक। इसके तहत जो एवरेज एनुअल सैलरी जो एस्टिमेट की जाती है उसको नंबर ऑफ़ मंथ्स, जैसे 12 मंथ्स हैं तो 12 मंथ्स पे डिवाइड करके एवरी मंथ जो है वो अमाउंट पे कर दी जाती है, और ईयर एंड के ऊपर अगर कोई बैलेंस अमाउंट है तो वो लास्ट सैलरी में पे कर दी जाती है। ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें ए और बी का अगेन फार्मूला यूज़ हुआ है कि ए वो अमाउंट है दैट वुड बी पेएबल, अगर वो एस्टिमेट करते हैं कि इतनी अमाउंट पेएबल होगी बाय द फार्मूला, एंड बी जो है वो एम्प्लॉयज़ का एस्टिमेटेड इनकम अंडर द हेड सैलरी होगी। तो ये इस तरह एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट होता है। ये तो थी सैलरी टैक्सेशन के बारे में डिफरेंट प्रोविजंस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में प्रोवाइड की गई हैं। अब हम देखते हैं कि जी रेट्स ऑफ टैक्स जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं वो होंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 में अगर किसी पर्सन की सैलरी इनकम टोटल उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा है तो ही विल बी ट्रीटेड एज सैलरीड इंडिविजुअल। तो उसके ऊपर पहले 6 लाख रुपए अगर उसकी सालाना इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, और 6 लाख से ऊपर अगर उसकी इनकम है तो फिर वो टैक्स होगी। मसलन 6 से 12 लाख अगर उसकी इस रेंज में आती है तो वो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000, यानी 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसका 5%। और इसी तरह 12 से 18 लाख तक है तो पिछला जो टैक्स हमने कैलकुलेट किया था 6 से 12 लाख वाला वो 30,000 बनता है, प्लस जो 12 से 18 लाख का जो दरमियान जितनी भी उसकी इनकम बनती है उसका 10%। इसी तरह नेक्स्ट स्लैब में अगर उसकी 18 लाख से लेकर 25 लाख के दरमियान है तो वो जो इस गैप का जो 15% है वो होगा। देन 25 लाख से 35 लाख के दरमियान ये 17.5% है। 35 लाख से 50 लाख के दरमियान जो है ये 20% है। और इसी तरह 5 मिलियन से लेकर 8 मिलियन तक अगर है तो 22.5% है। और 8 मिलियन से 12 मिलियन तक अगर है इस दरमियान में है अगर तो वो इस जो इससे एडिशन है उसका 25% वो उसको देगा। और इसी तरह अगर 12 मिलियन से ऊपर है और 30 मिलियन से कम है, 30 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो वो 27.5% होगा। और अगर 30 मिलियन से ज़्यादा और 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो वो 30% होगा। और 50 मिलियन से ज़्यादा है और 75 मिलियन से ज़्यादा नहीं है 32.5% इसका टैक्स रेट बनेगा। और 75 मिलियन से ज़्यादा अगर है तो उस पर 35% टैक्स रेट होगा। इसका जो फार्मूला है वो ये है कि आपने पिछले स्लैब का जो टैक्स है उसमें अगला स्लैब ऐड करते जाना है और इस तरह फाइनल टैक्सेशन पे अराइव होंगे। टाइम की कमी की वजह से मुझे बड़ा क्विक रन करना पड़ा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सैलरी टैक्सेशन कैसे होती है। और इसमें आपको कोई क्वेश्चन हों, कोई कमेंट्स हों तो काइंडली ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।